हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, जो लास्ट के प्रश्न हैं वह आपको 2 से 4 अंक दिलाएंगे एग्जाम में, तो उन्हें आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, वरना वे प्रश्न आपको हल्का कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सारे के सारे, ठीक है। और पिछले कई वर्षों से वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो उन्हें आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ठोस में तो नहीं होती, न ही द्रव में होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस में अधिकतम होती है, ठीक है। गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। फिर दूसरा प्रश्न आपका कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाण्विक है। आर्गन को ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से। तो यहाँ पे O2 में 2 परमाणु हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आपका तीसरा प्रश्न कहता है, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 12 होता है, 12 होता है। इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोष में 8। बाकी बचा 8, 2 और 8 10 हो गया, 2 बचा। तो ये इसका बाह्यतम कोष होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैग्नीशियम की संयोजकता यानी कि 2 होती है। जिस भी परमाणु के, जिस भी तत्व के दोस्तों बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संयोजकता किसे कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बता दें, चलो बता देते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ये होती है संयोजकता की परिभाषा। फिर चौथा प्रश्न है, केनाल रे की खोज किसने की थी। तो केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ओके दोस्तों, गोल्डस्टीन ने की थी केनाल किरणों की खोज। रे मतलब होता है किरण, ठीक है, RAY। फिर पांचवा प्रश्न कहता है, कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य किसने कहा। किसने कहा था दोस्तों। कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य किसने कहा था, बताइए अगर आपको पता है तो। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। उनका नाम है दोस्तों जेई पुरकिंजे, ठीक है। कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य जेई पुरकिंजे ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वीडियोस में मैंने बताया भी है आपको। छठा प्रश्न है, नहीं छठा तो देख ले, सातवां प्रश्न, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। ग्रंथि का निर्माण करने वाला ऊतक एपिथीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। कंकाल पेशी जो है ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आती है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त दोस्तों एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। ये 1 नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण प्राप्त होता है वेग समय ग्राफ से, ठीक है, याद रखिएगा। वेग बटा समय वैसे ही त्वरण होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। ये होगा
त्वरण का परिभाषा, ये भी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, और दाब भी अदिश राशि है, और सामर्थ्य भी अदिश राशि है। बाकी जो ऑप्शन सी है बल, वह सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं ये जानिए पहले आप लोग, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। वह राशियाँ जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। बल में दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो परिमाण भी होगा और किसी दिशा में बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये होगा सदिश राशि बल, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, इन्हें आप लोग ध्यान से पढ़िए। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। कोशिकांक किसे कहते हैं, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गलनांक तथा क्वथनांक को परिभाषित करना है। तो चलिए आपको इनके आंसर बताते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, इसे आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आप लोग अपने हाथों से लिखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये क्वेश्चन करवा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोशिकांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा दोस्तों नंबरिंग में गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में चाल एवं वेग में अंतर था, लेकिन हमने कोशिकांक का आंसर लिख दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 11 में, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिकांक किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं उसी प्रकार कोशिका के भीतर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। जिस प्रकार दोस्तों आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं ये अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे हाथ लिखने का काम करता है, भोजन खाने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है, उसी तरह जो कोशिका के भीतर संरचनाएं पाई जाती हैं ये भी विशिष्ट कार्य करती हैं। और इन्हीं संरचनाओं को, कौन सी संरचनाओं को दोस्तों, जो कोशिका के भीतर पाई जाती हैं उन्हें ही कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए ना, एग्जाम में आ जाए तो छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको विस्तार से बता दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जीवित कोशिका के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 12 देख लीजिए, चाल और वेग में क्या अंतर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तापक्रम पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है वह तापक्रम उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस प्रकार दोस्तों बर्फ गर्मियों में जिस तापक्रम पर पिघलता है उसी तापक्रम को गलनांक कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। जिस तापक्रम पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ही क्या कहते हैं, गलनांक। उस तापक्रम को पदार्थ का गलनांक कहा जाता है, ठीक है। फिर क्वथनांक की परिभाषा देख लीजिए, जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह तापक्रम उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। कोई द्रव है दोस्तों, आप लोग उसे किसी तापक्रम पर रख दें और वो उबल कर वाष्प के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, इसी तापक्रम को क्वथनांक कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे, और आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।